Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बैंक. तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है फॉर द केमिस्ट्री. तो कोविड-19 की वजह से जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं. आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ऑलरेडी मैंने सॉलिड स्टेट का अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो. तो मैं जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको पहले ले रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से हो जाए, और ज़्यादा कैलकुलेशन वाले पार्ट को कवर कर रही हूँ. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा टॉपिक है, तो उसकी क्वेश्चन बैंक को आज हम डिस्कस करते हैं विथ VM एकेडमी नासिक. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपके क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो देखो, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 1 मार्क के लिए हर क्वेश्चन है. वैसे तो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिए, लेकिन हम शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते. तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन? कोलार्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन. तो कौन से सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो जो कोलार्स लॉ है वो लॉ क्या है? लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो पहला ही वर्ड आता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो किसके लिए एप्लीकेबल है कोलार्स लॉ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है. तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, और एक्वियस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो लॉ क्या है? द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन एंड contribute to that of molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of the other ion to which it is associated. तो क्या है? जो माइग्रेशन होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा. कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए लॉ एप्लीकेबल है. सो आंसर होगा ए. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मोल्टन NaCl. ये NaCl है. मोल्टन मतलब फ्यूज्ड, और मोल्टन का मीनिंग एक ही होता है. सॉलिड को क्या किया है? हीट करके मेल्ट किया है. मोल्टन मतलब मेल्ट फॉर्म. तो इसमें क्या है? 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड होंगे. एक कैथोड को ज्वाइन होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव. एक कैथोड होगा, एक क्या होगा? एनोड होगा. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो NaCl है मतलब कौन से आयन प्रेजेंट है? Na+ एंड Cl-. तो ये Na+ आयन कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? कैथोड पे, सिल्वरी वाइट कलर में. तो देखो सोडियम क्या है? सिल्वर पे डिपॉजिट. यहाँ पे
डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। ये जो Cl माइनस आयन होते हैं ये यहाँ पे रिलीज करते Cl2 गैस एनोड पे। तो देखो पेल ग्रीन कलर का गैस क्या हुआ एनोड पे, क्या हो गया, रिलीज हुआ। और ये जो NaCl था डिकम्पोज हुआ दो पार्ट में, Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबो। ये तीनों भी ऑब्जर्वेशन दिखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबो। ग्रीन कलर का Cl2 गैस एनोड पे रिलीज होगा, सिल्वरी वाइट कलर का सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और NaCl जो यूज़ किया था जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन। तो तीनों भी ऑब्जर्वेशन होंगे। सो आंसर होगा ऑल द अबव। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। तो SI यूनिट क्या होगा कंडक्टिविटी का, ऐसा क्वेश्चन है। तो कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/R L/A, ऐसा फॉर्मूला है। ओके, तो देखो क्या होगा, तो 1/R जो होता है वो होता है यहाँ पे ओहम में, और जो लेंथ होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्यूब इसके साथ क्या होगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा 1/ओहम सेंटीमीटर। इसी को लिखा जाता है पर ओहम पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, आंसर इज ए। तो ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, ए होगा पर ओहम, सॉरी ये मीटर में होगा सेंटीमीटर नहीं, तो ये मीटर में होगा, तो पर मीटर, पर ओहम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ लैम्डा वर्सेस रूट सी इज। तो क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ये ऐसे होता है, यहाँ पे होगा लैम्डा, यहाँ पे होगा रूट सी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ ऐसे आता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्या है, नॉन लीनियर भी कह सकते हो या नॉट लीनियर भी कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉन लीनियर या नॉट लीनियर, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसमें प्लैटिनम का क्या रोल है, तो प्लैटिनम का रोल यहाँ पे बता दूँ, ये है इनर्ट। क्यों वो भी बताती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, प्लैटिनम एक्ट एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों है, प्लैटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड के जो रिएक्शन होते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वहाँ पे प्लैटिनम पार्टिसिपेट नहीं करता। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे क्या कहा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसका काम क्या है फिर, इट सर्व एज अ साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए वो काम करता है, अदरवाइज किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता प्लैटिनम, इसलिए वो क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर पार्टिसिपेट करता तो पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन प्रोड्यूस करता। नल इलेक्ट्रोड टाइप का तो कुछ नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस में, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। इसका ऑप्शन होगा ए। क्यों, क्योंकि सेल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड EH2। अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड यूज होता है, EH2 is calculated through Nernst equation where E0 of H2। तो हमेशा याद रखना है E0 of H2 ये कितना एज्यूम होता है, इसे एज्यूम किया जाता है 0 वोल्ट। तो याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, 0 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 हमेशा कितना लिया जाता है, 0 कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर। व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड होगा, तो आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या है,
दो इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोलाइज मतलब क्या है, ये सेटअप तो लगेगा ही हमें। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। तो ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इसे हम निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कौन से आयन है, मेटल के पॉजिटिव चार्ज आयन है, और नॉन मेटल के कौन से निगेटिव चार्ज आयन। तो नॉन मेटल को मैं यहाँ पे हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने मेटल पूछा है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में दो टाइप के चार्ज आयन होते, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते मेटल के आयन अपोजिटली चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे, और कैथोड के सरफेस पे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। सो क्या क्वेश्चन है, व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज, तो ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस होगा तब मेटल इज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे फॉर्म होगा मेटल, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कैथोड भी कह सकते हैं। तो इस यहाँ पे अगर ऑप्शन कैथोड होता तो आप कैथोड लिखते, या फिर निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका, आंसर ए। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, मेटल क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे, और नॉन मेटल कहाँ पे रिलीज होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल है, अ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इज, दोनों भी दिए, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दिया है AgNO3 का, और हमें क्या पूछा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पूछा है AgNO3 सॉल्यूशन का एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं, और क्या कैलकुलेट करना है वो भी देख लेते हैं। तो चलो क्या दिया है, हमें दिया है लैम्बडा, कितना दिया है 121.4, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे दिए हुए। उसके बाद क्या दिए, कंडक्टिविटी दिए 2.428 इंटू 10⁻⁻3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है C। तो C को फाइंड आउट करना है हमें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो मोलर में होता है हमेशा। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास फार्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। C के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1000 K अपॉन लैम्बडा। तो चलो वैल्यू पुट करते और कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे मैं ये इस साइड में लिख रही हूँ अभी, इज इक्वल टू 1000 K की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 2.428 इंटू 10⁻⁻3 और डिवाइड बाय लैम्बडा कितना है 121.4। तो चलो कैलकुलेट करके, लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। तो देखो ये 10⁻³ और ये 1000 दोनों कट जाएंगे, ये 10⁻³ होगा, ये 10⁻⁻3। तो इसको अगर हमने इससे डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 0.02 मोलर। तो ये होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। फॉर्मूला अच्छे से देखो और वैल्यू पुट करो, इसे इससे डिवाइड करना है, लॉग टेबल यूज़ करो या डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर आएगा 0.02 मोलर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, अ सेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड है सेल के पास A एंड B। तो यहाँ पे दिया है रिडक्शन पोटेंशियल A का और B का दिया है, और हमें पूछा है E0 ऑफ सेल क्या होगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे A क्या है, देखो A प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है, A सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या होगा, एक्वियस होगा। और B जो है, B ये सॉलिड है, ये क्या करेगा, B प्लस में जाते वक्त क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक हमें कंसिडर कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो देखो यहाँ पे कौन कैथोड होगा और कौन एनोड, क्योंकि हमें दो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिए, हमें कैथोड का कौन सा है और एनोड का कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे क्या था, +1 था, और सॉलिड का कितना होता है 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, +1 से 0 हुआ, रिड्यूस हुआ। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये रिडक्शन है। और यहाँ पे देखो 0 था, यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, तो ये क्या है,
यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब रिड्यूस होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E0 ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो एक वे बता रही हूँ मैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ उसका रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ उसका क्या, ऑक्सीडेशन। ये एक वे आइडेंटिफाई करने का कैथोड और एनोड। तो देखो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ, वो क्या होगा, एनोड होगा। एनोड का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जिसका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो क्या होगा, यहाँ पे कैथोड होगा। तो देखो हमारे पास वैल्यू पे है, वैल्यू पुट करो 0.42 माइनस 0.35, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.07 वोल्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट है यहाँ पे आंसर करेक्ट है बी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, कैलकुलेट सेल ई सेल फॉर द गैल्वानिक सेल विथ इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दी है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया है, कोबाल्ट का भी दिया है यहाँ पे, और उसके साथ कौन है, और यहाँ पे मैंगनीज Mn का भी दिया है। तो हम यहाँ पे करते देखते क्या आंसर आता है। तो चलो यहाँ पे हम पहले क्या है, कैथोड एनोड लिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो एनोड कौन होगा, यहाँ पे कोबाल्ट जो है क्या हो रहा है, CO3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, CO3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, +3 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा, ये Mn2 प्लस से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन से फॉर्म में चला जाएगा, Mn +2, ऑक्सीडेशन स्टेट था 0 हो गया, रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए, सेम। यहाँ पे देखो कितने और यहाँ पे कितने, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू तो वही यूज़ करने, लेकिन पता होना चाहिए। तो देखो अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे, और इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो E0 ऑफ कैथोड कौन है, कैथोड Mn है, कितना है, -1.18 वोल्ट। और दूसरा एनोड क्या है, यहाँ पे ये माइनस का साइन, ये वैल्यू पॉजिटिव है, 1.82 वोल्ट। अगर ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, साइन निगेटिव आएगा, दोनों की एडिशन होगी तो ये 8 0 0 और ये 3। तो देखो क्या आंसर आया, -3 वोल्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर ए करेक्ट है। ओके, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो ये एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कभी कभी करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो वैल्यू हमने पुट किए। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है आइडेंटिफाई करना था। कैसे आइडेंटिफाई किया, 0 से ऑक्सीडेशन नंबर 3 हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड। यहाँ पे +2 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है, कैथोड। और हमारे पास फॉर्मूला था, वैल्यू पुट किए और आंसर मिला -3 वोल्ट। दिस इज द E0 फॉर दैट गैल्वानिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या है, ओहम मीटर। तो ये आपको याद रखना है, ओहम मीटर क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट है। क्यों, देखो क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A/L। तो R हमें पता है ओम होता है, A जो होता है मीटर क्यूब होता है, और लेंथ जो होती है मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ क्यूब कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या आएगा, ओहम मीटर।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 1 मार्क का, व्हाट इज सेल वोल्टेज। तो सेल वोल्टेज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द एनोड और एंड कैथोड। तो क्या है, एनोड और कैथोड के बीच का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, सेल वोल्टेज कहा जाता है। तो आप याद रखोगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज द सेल वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो देखो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो पूछा गया है। तो जो IUPAC है वो जो है उनके कन्वेंशन से क्या हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड का, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या माना गया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड जो होगा सेल पोटेंशियल, इसे दिखाया जाता है E0 ऑफ सेल। इसे डिनोट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, E0 मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपको 1 मार्क के लिए सिर्फ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। उन्होंने प्रोसेस भी पूछा है और नाम भी यहीं पे दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। तो कौन सी प्रोसेस है ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। किसके इलेक्ट्रोलिसिस में मिलेगा ये प्रोडक्ट, ऑफ एक्वियस NaCl। जब NaCl को पानी में डिजोल्व करोगे और उसका क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो H2 गैस कैथोड पे क्या होता है, रिलीज होता है, एंड Cl2 गैस क्या होगा, एनोड पे रिलीज होगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, हाइड्रोजन गैस कैथोड। तो ये प्रोसेस का नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गिव द केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। तो सॉल्ट ब्रिज सबको पता है क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है ऐसे U शेप वाला, ओके। और ये जो ये 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ से होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र होता है, ओके। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन ब्लैंक होगा तो क्या है, 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो U ट्यूब होती है सॉल्ट ब्रिज की, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है। यहाँ पे और करो, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई तो भी एक होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जो जेली जैसा सब्सटेंस है वो होता है 5% अगार सॉल्यूशन। तो इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोलाइट एंड 5% अगार सॉल्यूशन, ऐसे क्या होगा, कंपोजिशन होगा केमिकल का सॉल्ट ब्रिज में यूज होता है, KCl और NH4NO3। ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा इनका और 5% अगार सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द पोटेंशियल प्रोड्यूस थ्रू द NiCad सेल। स्टोरेज सेल कहाँ है, तो NiCad कौन सा होता है, निकेल कैडमियम सेल होता है, या इसे निकेल कैडमियम बैटरी भी कहा जाता है। तो ये जो निकेल कैडमियम सेल है या फिर निकेल कैडमियम बैटरी है, उसका क्या पूछा है उन्होंने कि कितना क्या है पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो निकेल कैडमियम बैटरी जो होता है, तो पोटेंशियल होगा सेल का अबाउट होता है 1.4 वोल्ट। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि 1.4 वोल्ट होता है, और लॉन्ग लाइफ होती है इस स्टोरेज सेल की, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड टू द मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू λc अपॉन λ0, ओके। तो ये क्या है, रिलेशन। तो यहाँ पे ये जो λc है, ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, ये है मोलर कंडक्टिविटी, और ये जो है C फॉर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा।
ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और लैम्डा ज़ीरो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये है मोलर, दोनों भी मोलर कंडक्टिविटी ही है, बट ये फॉर द कॉन्सेंट्रेशन और ये किसके लिए होगा, फॉर द ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के, और ये ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है 1 मार्क के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप ए, जो 2 मार्क का है, और टाइप 2 जो है 3 मार्क का। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। अभी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl पूछे या मोल्टन NaCl पूछे, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक नॉन कंडक्टिंग टैंक की ज़रूरत होती है, जनरली लैब में इसे ग्लास बीकर यूज़ होता है। देन इसमें आपको कितने इलेक्ट्रोड चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड। ये बेसिक सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस का, जो आपको पता होना चाहिए। देन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी। बैटरी को कभी कभी DC सोर्स भी कहा जाता है, तो उसके साथ क्या करना है, इसे जॉइन करना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, वो सॉल्यूशन आपको टैंक में फिल करना है। तो यहाँ पे फ्यूज्ड NaCl है, मीन्स मोल्टन मेल्ट फॉर्म ऑफ NaCl। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। अभी ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव होगा, इस साइड का ये निगेटिव। इसे निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रोड कार्बन से बनता है, इसलिए निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन कैथोड। और ये जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसे हम कहेंगे कार्बन एनोड। ओके, ये आपका कौन सा है, केमिकल फ्यूज्ड NaCl, क्योंकि फ्यूज्ड NaCl बोला है ना, तो फ्यूज्ड NaCl। उसके बाद देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे दिखाओगे तो ये क्या होंगे, कौन से, Cl2 गैस क्या होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी ऐसे दिखाओ, अलग कलर से दिखाया, पेंसिल से दिखाया तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या है, Na मेटल क्या होगा यहाँ पे, डिपॉजिट। मतलब आपके सॉल्यूशन में 2 टाइप के आयन थे, Na+Cl-, यहाँ पे गया, Na+ यहाँ पे गया। तो इससे क्या करोगे, डायग्राम को ड्रॉ करोगे। तो 2 मार्क में से 1 मार्क किसके लिए होगा, आपने जो ड्रॉ किया है उसके लिए, और एक जो आपने नाम लिखे हैं सारे, उसके लिए 1 मार्क होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। तो सॉल्ट ब्रिज पता है, अगर 2 सॉल्यूशन ऐसे सेपरेट है, तो इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए जो U शेप की ग्लास की ट्यूब होती है, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। तो क्या फंक्शन होंगे सॉल्ट ब्रिज के, तो आपको मिनिमम 2 फंक्शन तो भी लिखने 2 मार्क के लिए। तो पहला फंक्शन क्या करेगा, पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहला है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है 2 सॉल्यूशन के बीच में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बिटवीन 2 सॉल्यूशन। तो ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सॉल्यूशन एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब तक सॉल्ट ब्रिज ऐड नहीं करोगे ना, तब तक आपका सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी कौन करेगा, सॉल्ट ब्रिज। दूसरा है, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ 2। इट प्रिवेंट मिक्सिंग, 2 सॉल्यूशन अलग अलग बीकर में रहते हैं, तो उन दोनों सॉल्यूशन का क्या है, मिक्सिंग नहीं होता। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा 2 सॉल्यूशन के मिक्सिंग को। 2 सॉल्यूशन अलग अलग जगह पे रह के भी प्रोसेस हो रही है, तो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी दोनों सॉल्यूशन में, तो ये क्या करता है, उसे मेंटेन करता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ आयन। एक जगह से दूसरी जगह पे आयन को ट्रांसफ़र करके दोनों सॉल्यूशन को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है वो। तो ये तीन मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। फर्स्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन एंड थर्ड, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। थर्ड क्वेश्चन देखो, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहा जाता है, के कहा जाता है। ओके, तो इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो बुक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा वर्ड यूज है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। एंड द सेल पोटेंशियल E0 ऑफ सेल, इन दोनों का हमें क्या करना है, रिलेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है जो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी थी, चेंज एंड सेल रिएक्शन, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलता है गिव्स फ्री एनर्जी से, वो होता है माइनस डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 ऑफ सेल। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू होती है 96500। ओके, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रही हूँ। दूसरा, हमें रिलेशनशिप बताए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln नेचुरल लॉग ए अपॉन के। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। इस इक्वेशन से इसे माइनस करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा माइनस NF E0 सेल, इसे प्लस कर देती हूँ, इससे ये माइनस होगा तो माइनस RT ln K इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा ना। अभी क्या करते, इस वैल्यू को उस साइड शिफ्ट करते, तो उस साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि जगह कम है, तो हमें ऐसा मिला है, तो हमें ये चाहिए। तो क्या होगा, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln K बन जाएगा। ओके, अभी हमें ln नहीं चाहिए, हमें लॉग चाहिए। तो क्या होगा, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT NF log K। और आपकी बुक में एक डायरेक्ट वैल्यू दी है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो ये जो इतना है सबके वैल्यू पुट करके, सारे कांस्टेंट है, सबके वैल्यू पुट करके उन्होंने दिया है 0.0592 अपॉन n इंटू लॉग के एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जहाँ पे लॉग लिखा है तो वहाँ पे बेस में 10 लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो लॉग 10 की वैल्यू है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज के एंड द सेल पोटेंशियल E0। तो ये दोनों का क्या है, रिलेशन है। तो ऐसे क्या करना है, डिराइव करना है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क का ही है। राइट एप्लीकेशन ऑफ कोलर्च लॉ। तो कोलर्च लॉ के आपको 2 एप्लीकेशन लिखने। पहला एप्लीकेशन का क्या है, द थ्योरी, जो कोलर्च लॉ की थ्योरी है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका अगर हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय नोइंग द कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयन। उनके आयन की अगर कंडक्टिविटी पता है तो दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमें दूसरे किसी 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, हमें BaOH ट्वाइस, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अगर करना है तो कैसे होगा, λ0 ऑफ Ba2 प्लस
प्लस ये 2 बार है तो ये यहाँ पे 2 टाइम होगा लैम्डा 0 ऑफ OH माइनस। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो है हम क्या है मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ज़ीरो लिखा है मतलब ये क्या है ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसके आयन की क्या है कंडक्टिविटी पता है तो क्या होगा पहला एप्लीकेशन, द थ्योरी कैन बी यूज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट द ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा 0 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट देखो जो है एप्लीकेशन वो है कि ये जो थ्योरी है ये यूज़फुल होती है फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा 0 वैल्यू फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलो देखो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, तो यहाँ पे इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होता। तो एसिटिक एसिड का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी किसकी पता है HCl की पता है, NaCl की पता है एंड CH3COONA की पता है, तो इन तीनों की यूज़ करके हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, तो लैम्डा 0 ऑफ HCl प्लस लैम्डा 0 ऑफ CH3COOH माइनस लैम्डा 0 ऑफ NaCl। तो देखो इस Cl से ये Cl कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Na चाहिए था, तीनों का पता है ना हमें। इस Na के साथ ये Na कैंसिल हो जाएगा तो ये NaCl कैंसिल हो गया, कौन रह गया देखो ये, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हमें लैम्डा 0 H प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस प्लस लैम्डा 0 C स्प्लिट कर रही हूँ सिर्फ मैं O माइनस प्लस लैम्डा 0 Na प्लस, ओके यहाँ पे माइनस साइन लैम्डा 0 Na प्लस माइनस ऑफ लैम्डा 0 Cl माइनस। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया लैम्डा 0 H प्लस प्लस लैम्डा 0 CH3CO माइनस, यही तो है एसिटिक एसिड। तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी हम क्या कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वो जिससे बनता है, ऐसे अगर हमें 3 का अगर मोलर कंडक्टिविटी पता है तो इसे कैसे लिखेंगे हम, द थ्योरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू कैलकुलेट द लैम्डा 0 वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा 0 ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द HCl, NaCl एंड CH3CONA। तो ये यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब किया है, ओके। मतलब क्या हुआ कि ये जो है CH3 ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ये HCl उसमें ऐड करोगे CH3CONA और उससे माइनस करोगे इसकी वैल्यू, मतलब इन तीनों की वैल्यू पता है तो HCl की वैल्यू लिखोगे, फिर इस सोडियम एसिटेट की वैल्यू लिखोगे और उससे NaCl की वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको लैम्डा 0 किसके लिए मिलेगा CH3COH के लिए मिल जाएगा। ऐसा हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, मतलब डेफिनेशन लिखनी है एंड SI यूनिट। तो देखो सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे देखो, फॉर द गिवन सेल, कोई भी सेल हो, द रेशियो ऑफ सेपरेशन, रेशियो ऑफ सेपरेशन क्या होता है L, मतलब डिस्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मतलब सेपरेशन को जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हम डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलता है, हमें उस इलेक्ट्रोड का क्या मिलता है सेल कांस्टेंट, मतलब 2 इलेक्ट्रोड में कितना डिस्टेंस है और कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे हमें क्या मिलेगा सेल कांस्टेंट मिलेगा। तो डेफिनेशन होगी फॉर गिवन सेल
द रेशियो ऑफ सेपरेशन L between two electrode divided by the area of cross section of electrode is called as the सेल कांस्टेंट. सो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L अपॉन A. तो देखो SI यूनिट क्या होंगे इसके अभी. तो SI में ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये होगा मीटर क्यूब. मतलब ये देखो SI यूनिट क्या होगा, पर मीटर होगा SI यूनिट. और CGS क्या बन जाएगा, पूछा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए. तो ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये है यूनिट फॉर द सेल कांस्टेंट. दोनों की यूनिट लिखो, कैंसिल करो, और ये मीटर इनवर्स और द सेंटीमीटर इनवर्स क्या होगा, सेल कांस्टेंट का यूनिट होगा. तो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क और यूनिट के लिए 1 मार्क होगा. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन द डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो इसे SHE भी कहा जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे ये यूज़ होता है. बट इसके यूज़ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है. डिफ़िकल्टीज़ मतलब जो जब सेटअप लगाओगे तब कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखने में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, या लिमिटेशंस भी कह सकते हो इस सेल की. तो देखो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, जो सबसे पहला है डिफ़िकल्टी वो ये है कि प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि प्योर एंड ड्राई जो हाइड्रोजन की ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन ऑब्टेन होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट. तो हम लिख सकते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस. ये डिफ़िकल्टी मिलना. दूसरी बात यहाँ पे जो प्रेशर होता है हाइड्रोजन गैस पे कैन नॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पे प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है. इसमें कितना, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो थ्रू आउट मेजरमेंट मतलब जब तक ये इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है तब तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और तीसरी यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन. जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का, उसे मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. कहाँ पे, सोल्यूशन पे एग्जैक्टली 1 मोलर. तो सोल्यूशन कितना चाहिए, एग्जैक्टली 1 मोलर सोल्यूशन चाहिए. बट यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर सोल्यूशन में मेंटेन रखना, ये भी एक क्या है, डिफ़िकल्टी. क्यों डिफ़िकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड यूज़ होता है तो वाटर का इवापोरेशन होता है. वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. इसलिए 1 मोलर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना भी एक डिफ़िकल्टी. तो ये 3 मेन डिफ़िकल्टीज़ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करने के. थैंक्स. देखो 7 नंबर न्यूमेरिकल है ये. व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर. मास मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, W फाइंड आउट करना है. कैथोड ड्यूरिंग पैसेज ऑफ 2.03 एम्पियर. मतलब करंट दिया है कितना है, 2.03 एम्पियर दिया है. थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 आवर. टाइम कितना दिया है, 1 आवर. मतलब कितना होगा, 60 × 60 सेकंड. टाइम हमेशा सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ओके. उसके साथ साथ कॉपर का मोलर मास भी दिया है. कितना है मोलर मास कॉपर का, मेंशन किया है देखो 63.5 ग्राम पर मोल. तो हमारे पास इतने सारे वैल्यूज़ है, हमें W को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो देखो जो कॉपर का जो होता है फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कॉपर मेटल क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा. तो हमें क्या निकालना है, पहले मोल रेशियो निकालना है. मोल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक क्वेश्चन में मोल रेशियो भी पूछा है. तो मोल रेशियो देखो क्या होता है, मोल रेशियो क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है 1, अपॉन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लगे 2, सो 1/2. मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोल ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ पे 2, सो मोल रेशियो कितना हो गया 1/2. तो चलो हमें W कैलकुलेट करना है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला, W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 फैरेडी की वैल्यू ये, इंटू मोल रेशियो
इनटू मोलर मास। ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 2.03 इंटू टी कितना है 60 इंटू 60 इंटू मोल रेशियो कितना है, सॉरी मोलर मास कितना है 63.5 डिवाइड बाय 96500 इंटू 1/2 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख रही हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। सो W इज इक्वल टू, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये मैंने 3 के साथ कैंसिल कर दिया। 2.03 इंटू 6 3 ज़ा 18 इंटू 63.5 डिवाइड बाय 965। अभी आप इसे कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। तो ये ऊपर का कैलकुलेशन कितना आएगा देखो, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 2320.29 अपॉन 965 और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर होगा 2.4 ग्राम। तो आपका जो मास होगा कॉपर का जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 2.4 ग्राम, इतना मास क्या होगा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर। द मर्क्यूरी बैटरी प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट वोल्टेज दैन एनी अदर ड्राई सेल। तो जो मर्क्यूरी बैटरी होती है ड्राई सेल से क्या है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्या होता है, जो मर्क्यूरी सेल प्रोवाइड होता है ये क्या करता है कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। क्यों, देखो ये इसका रीज़न ये है, इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है मर्क्यूरी सेल की, ओवरऑल रिएक्शन जो है, इस ओवरऑल रिएक्शन में मर्क्यूरी सेल के सॉलिड सब्सटेंस यूज़ होते। तो सॉलिड सब्सटेंस यूज़ होने का ये फ़ायदा है कि ये जो सब्सटेंस है इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता जब सेल ऑपरेट होता है। तो नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जब सेल यूज़ होता है तो ओवरऑल रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड या जितने भी केमिकल यूज़ होते हैं कौन से कंडीशन में होते हैं, ये सॉलिड कंडीशन में होते हैं। और जब सेल ऑपरेट करता है, सेल यूज़ होता है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सॉलिड में, अगर लिक्विड होता तो उसमें क्या होता चेंज होता, बट सॉलिड में होने की वजह से वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए ये क्या करता है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये जो मर्क्यूरी सेल है इसकी हायर कैपेसिटी है, लॉन्गर लाइफ है दैन द ड्राई सेल। सिर्फ इतना ही नहीं कि कांस्टेंट वोल्टेज देगा, कैपेसिटी भी ज़्यादा है, लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन द ओवरऑल रिएक्शन, जिनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता, इसके लिए, इसके वजह से ये ड्राई सेल से क्या है सुपेरियर है मर्क्यूरी बैटरी, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द गैल्वानिक सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन दिए और इससे हमें क्या करना है, गैल्वानिक सेल को क्या करना है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा गैल्वानिक सेल का, निकेल, हम ये कोएफिशिएंट नहीं यूज़ करते, निकेल सॉलिड जो कि मेटल होगा उसे Ni2+1 मोलर के सॉल्यूशन में डीप किया होगा। 2 सॉल्यूशन है, डबल लाइन का मीनिंग होता है सॉल्ट ब्रिज, और दूसरे साइड में कौन सा सॉल्यूशन होगा Al3+ का सॉल्यूशन होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, और इस सॉल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोड डीप होगा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड डीप होगा। तो ये गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे रिएक्शन दी वैसे लिखना है, निकेल उसके साथ उसका सॉल्यूशन, उसके बाद एल्यूमिनियम उसके साथ उसका सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। तो इस दोनों सॉल्यूशन को कौन कनेक्ट कर रहा है, डबल लाइन का मीनिंग है सॉल्ट ब्रिज, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ Zn2+ टू Zn। तो पहले हम Zn का लिखते, Zn2+, जब यहाँ पे 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब Zn सॉलिड में क्या होगा, ये
कन्वर्ट होगा। तो देखो अभी ये कितना है 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल के लिए कितने लगेंगे 2 × 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो ऐसा भी लिख सकते हो या इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो 1 मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब क्या कैलकुलेट करना है E0 ऑफ सेल। क्या फॉर्मूला है E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अभी हमारे पास फॉर्मूला है, रिएक्शन भी है, लेकिन कौन कैथोड है और कौन एनोड है ये हमें पता नहीं। तो चलो देखते हैं कि कैथोड एनोड दोनों का E0 भी दिया है। कैथोड एक कैथोड होगा, इसमें से एक एनोड होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे Zn क्या कर रहा है सॉलिड स्टेट में, Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पे +2 हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, सो इट एक्ट एज अ एनोड। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एनोड की वैल्यू होगी। और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे Pb2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है Pb सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 थी, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या होगा कैथोड होगा। तो कैथोड और एनोड पता चल गए। अभी हम क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू कौन है यहाँ पे कैथोड Pb, E0 ऑफ Pb माइनस E0 ऑफ Zn। तो चलो वैल्यू पुट करो, 0.126 माइनस ऑफ माइनस 0.763, तो ये हो जाएगा 0.126 प्लस 0.763। अगर ऐड करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 8, 7 and 1 8, ये होगा E0 ऑफ सेल। तो E0 ऑफ सेल कितना आया है E0 ऑफ सेल यहाँ पे 0.889 वोल्ट और पॉजिटिव साइन है, मतलब रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 है, अभी 3 मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, स्टेट कोलार्ज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो अभी जो लॉज होते हैं वो एज इट इज जैसे बुक में वैसे ही लिखने हैं आप लोगों को, तो आप लर्न कर लो उसे। एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड द सेल पोटेंशियल। तो चलो दोनों का देखते हैं। तो देखो क्या है कोलार्ज लॉ को एक बार देख लेते हैं। The law states that at infinite dilution, each ion migrate independently of co-ion and contribute to total molar conductivity of an electrolyte irrespective to the nature of the other ion to which it is associated. और हम लिखते थे lambda 0 is equal to n plus positive charge, number of mole of positive charge upon into लैम्डा 0 मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आयन, यहाँ पे था निगेटिव साइन, मैं यहाँ पे साइन को राउंड कर देती हूँ, निगेटिव साइन और उसका क्या कंडक्टिविटी। तो ये था कोलार्ज लॉ कि क्या है जो आयंस है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे और उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या करेगी कंट्रीब्यूट करेगी टोटल मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उस इलेक्ट्रोलाइट की उसमें। ओके, यहाँ पे ये जो है लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस क्या है मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एनायन है, और n प्लस n माइनस क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एनायन, और लैम्डा 0 क्या है दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो लॉ एज इट इज आप लोग क्या करो लर्न कर लो। आगे का हब क्वेश्चन क्या है देखो, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड ऑफ द सेल रिएक्शन एंड द सेल पोटेंशियल। मतलब हमें क्या डिराइव करना है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। तो ये और ये इन दोनों का क्या है जो रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें पता है द इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है गैल्वानिक सेल में वो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी चेंज पास मल्टीप्लाइड बाय द सेल पोटेंशियल। तो जो भी इलेक्ट्रिक
जो होगा, इलेक्ट्रिक वर्क जो होगा किसी भी सेल में, ये इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट पास, जितना करंट पास करोगे उतना ही होगा ना, अमाउंट ऑफ चार्ज, करंट को यहाँ पे चार्ज कहा जाता है, चार्ज पास इनटू क्या होगा, सेल का जो पोटेंशियल होगा। ओके, उसके बाद जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, n नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते। तो ये जो चार्ज पास होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं NF, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे F कूलम, मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, पास हुए। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये क्या होता है, ई सेल होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू NF, ई इसकी वैल्यू NF है, इंटू ई सेल। तो ऐसा हम लिख सकते। बट जो वर्क डन होता है ना, ये होता है माइनस डेल्टा जी, गिव्स एनर्जी। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या कर रही हूँ, माइनस डेल्टा जी को पुट कर रही हूँ। अभी ये माइनस साइन क्या करना है, सिर्फ इस साइड में शिफ्ट करना है। तो हमें मिल गया हमारा डिज़ायर जो भी चाहिए था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। तो ऐसे क्या करना है, डिराइव करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव द मेन डिफरेंस, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस बताना है। और दूसरा उसके साथ एक और क्वेश्चन है, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का और एक क्वेश्चन है जहाँ पे 2 एप्लीकेशन पूछे। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टोटल 3 एप्लीकेशन है, उसमें से 2 आपको लर्न करने। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू K/C। तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, K/C। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती है, K इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ये क्या होगी, K होती है। तो ये दोनों के बीच का फर्क है। मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेटेड बाय ऑल द आयंस इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में सारे आयन जितना क्या है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्रिएट करते, वो क्या होता है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी होता है। और सिर्फ कंडक्टिविटी क्या होगा, K होगा। तो दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक एप्लीकेशन। तो कोई भी एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपको जो इजी लगे वो आप लर्न करो। मैं एक बता देती हूँ। 3 एप्लीकेशन है। पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड तीसरा है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे 3 एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, जो स्पेसीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक सीरीज है, आप बुक में भी देख सकते हो। स्पेसीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हाफ रिएक्शन के लेफ्ट साइड में जो हाफ रिएक्शन है वो क्या है, सारे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। E0 वैल्यू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना E0 का वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा, मतलब ग्रेटर होगा, उतनी क्या होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे हाइयर होगी। तो लार्ज द वैल्यू ऑफ E0 ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्या सीरीज क्या करती है,
इंडिकेट करती है कि E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेसिटी क्या होती है, हायर होती है। और जो स्पेसीज होंगे ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ, दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जो स्ट्रेंथ होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जो ऊपर दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में वो सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी है, और यही सीरीज हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन भी बताती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई ई सेल की तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर निगेटिव वैल्यू आई तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे तो हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू KCl सॉल्यूशन का इनटू, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, R रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला यूज़ करके सेल कांस्टेंट यूज़ होता है। तो क्या होगा, द सेल कांस्टेंट डिटरमाइन यूजिंग द 1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन मेजर्ड बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ से ये कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी स्टेप होती है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो KCl सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी जो स्टेप 1 में है, उसे रिप्लेस किया जाता है सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है अपॉन R। तो यहाँ पे K की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ का सेल कांस्टेंट यूज़ होगा, यहाँ का R यूज़ होगा, और हमें K की वैल्यू मिलेगी फॉर द सॉल्यूशन। ये K की वैल्यू किसकी थी, KCl की थी, गिवन सॉल्यूशन की हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 से हम क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट यूज़ करेंगे, R यूज़ करेंगे और K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन होता है, और उसके लिए फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C, सॉरी 1000 K अपॉन C। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या होता है, ये K यहाँ पे यूज़ होगा, इसे मोलर कंडक्टिविटी को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड ऑल्सो राइट इट्स 1 एप्लीकेशन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक बीकर ड्रॉ करो, उस बीकर में क्या करना है, इस शेप की। तो ड्रॉ करने से अच्छा है कि यहीं पे देख लो डायग्राम। देखो क्या होना चाहिए, एक नीचे क्या होगा, वेसल होगा, कंटेनर भी कह सकते हो। उस कंटेनर में क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें H+ आयन होंगे और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए H+ आयन का। ओके, उसके बाद इसमें आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रोड को डिप करोगे। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे प्लैटिनम प्लेट होती है ये। उसके साथ ये प्लैटिनम वायर से ये जॉइन होगा मर्क्यूरी के साथ, और मर्क्यूरी के साथ यहाँ पे कॉपर वायर दिखानी है, और यहाँ पे एक आउटलेट दिखाना है। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, पास किया जाता है। दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो डायग्राम तो हो गई, अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से लिखा जाता है। तो इट इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसे यूज़ किया जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे। इट इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करके इसे क्या कर सकते हैं, हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते। जैसे देखो, अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है Zn2+ का 1 मोलर सॉल्यूशन जिंक, इस इलेक्ट्रोड का अगर हमें मेजर करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर देंगे, इसका कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कर देंगे। फिर क्या आएगा, E0 ऑफ सेल
इज इक्वल टू E0 ऑफ H2 माइनस E0 ऑफ Zn, और E0 ऑफ H2 हमेशा कितना होता है, 0 माना जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड जो सेल का पोटेंशियल होगा वो किसका पोटेंशियल होगा, जिंक का पोटेंशियल होगा। तो इसे किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ इसे ज्वाइन करो तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही दूसरा इलेक्ट्रोड जो है जिसका डिटरमाइन करना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक एप्लीकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टेकन एज अ 0 और एग्जैक्टली नोन। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है या फिर पता नहीं तो कितना लिया जाता है, 0 वोल्ट इतना लिया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना एज्यूम किया जाता है, 0 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर द इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एग्जैक्टली नोन और टेकन एज अ 0। तो वो होंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक तो पता होगा या फिर 0 एज्यूम किया जाएगा, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है, 0। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 2 क्या लिखने हैं हमें यहाँ पे एप्लीकेशन। एक देख चुके हम, कौन सा देखा हमने पहले, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा है। अभी हम देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जैक्टली अपोजिट ये होगा। तो क्या होगा, जो स्पीसीज होते हैं राइट साइड में, हाफ रिएक्शन के राइट साइड में होते हैं, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हाफ रिएक्शन के राइट साइड वाले क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जो हाफ रिएक्शन होगी बॉटम ऑफ द टेबल, वो लार्ज निगेटिव वैल्यू, जितनी निगेटिव वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। याद रखना है, जितनी निगेटिव वैल्यू लार्ज होती है और जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लिखी हुई होती है उतना क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी क्या होती है, फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे जो राइट साइड के बॉटम में होंगे वो क्या होंगे, लार्ज निगेटिव वैल्यू, मतलब E0 की वैल्यू जो होगी, जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उतना क्या होगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर। वो क्या होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जिसकी E0 की वैल्यू निगेटिव होगी ज़्यादा, वो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मतलब क्या होगा, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्ट्रेंथ होती है रिड्यूसिंग एजेंट की वो क्या होगी, इट इंक्रीजेस फ्रॉम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होती थी, ऊपर हायर थी और नीचे क्या थी, लोअर थी ऑक्सीडाइजिंग की। रिड्यूसिंग की क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ पे लोअर थी, जैसे नीचे नीचे जाओगे ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, E0 वैल्यू डिक्रीज। जितनी E0 वैल्यू की लोअर, जितनी छोटी होगी वैल्यू, निगेटिव मतलब लोअर ही, जितनी छोटी होगी उतना क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना है, E0 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और E0 की वैल्यू अगर बहुत कम है तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। कैलकुलेट वोल्टेज ऑफ द सेल। क्या कैलकुलेट करना है हमें, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो चलो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमें फार्मूला यूज़ करना है, हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग, यहाँ पे हमें दोनों कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कैथोड का और एनोड का, ये फार्मूला है। तो चलो यहाँ से कैथोड और एनोड निकालते हैं। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड। तो यहाँ पे देखो Sn सॉलिड में था, Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड की रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो Ag+ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Ag। लेकिन हमेशा हमें पता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए, तो यहाँ पे इसे 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
सेम होंगे तभी ये रिएक्शन क्या होगी, देखो SN प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू SN2 प्लस प्लस 2Ag। ओके, ये रिएक्शन। तो यहाँ पे SN2 प्लस आयन आएगा और यहाँ पे Ag प्लस होगा और जो कोएफिशिएंट होता है इसका वो क्या कहाँ पे जाता है, रेस टू जाता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। N कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, 2, तो N इज इक्वल टू हमें 2 मिला। हमें ये चाहिए तो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड की वैल्यू दिए क्या, देखो दिए हुए कितनी वैल्यू है, कैथोड कौन कैथोड है यहाँ पे, सिल्वर की वैल्यू 0.800 माइनस ऑफ माइनस एनोड की वैल्यू 0.136। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 0.936 वोल्ट। मतलब ये वैल्यू भी मिल गई, ये भी पता, सॉरी ये वैल्यू भी मिल गई, ये भी पता है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे सारे वैल्यू पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यही कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग क्या होगा यहाँ पे 0.02 अपॉन 0.01 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। साइमल्टेनियसली लिखते भी जाओ। तो आगे क्या होगा देखो, तो 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2, ये जो वैल्यू है ये आती है log 200 और log 2 करके देखो, चाहे तो नीचे का स्क्वायर करना है और ऊपर 0.02 है, 0.0592 अपॉन 2 और log 200 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.301 करके देखो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 0.936 माइनस, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.0681, तो यहाँ पे आएगा 0.8679 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ सेल वोल्टेज की वैल्यू इतनी होगी। ओके, तो आंसर उन्होंने दिया है आपके इसमें 0.8679 इतना ही दिया है। तो आंसर भी टैली हो रहा है, सिर्फ ये अच्छे से लिख लो। यहाँ पे Ag का स्क्वायर क्यों, क्योंकि Ag 2 बार यूज हुआ है। 2Ag जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो रेस्टिव चला जाएगा। यहाँ पे SN एक ही था तो इसका रेस्टिव कुछ भी नहीं, 0.001 का स्क्वायर कर लो और उस स्क्वायर से 0.02 को डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, उसका ये लॉग होगा और सिंप्लीफाई करोगे तो ई सेल कितना आएगा 0.8679 वोल्ट। See the next question. Draw a well labeled diagram of conductivity cell. Conductivity cell की diagram draw करनी, जैसे बुक में वैसे ही draw करनी है। Also write the net cell reaction involved in electrolysis of aqueous NaCl. तो aqueous NaCl के हमें क्या करने, ओवरऑल रिएक्शन लिखने। उससे पहले कंडक्टिविटी सेल की डायग्राम देखते हैं। See this is the diagram for the conductivity cell. एक बीकर ड्रॉ करना है, उसके बाद उसमें प्लैटिनम प्लेट्स दिखाओगे, सॉल्यूशन होगा, ग्लास ट्यूब होगी और ऊपर क्या होगा, वायर होगा। ये कंडक्टिविटी सेल है। एज इट इज डायग्राम ड्रॉ करने, तो डायग्राम को कितना 1 मार्क होगा और जो नेट रिएक्शन पूछे गए उसे 2 मार्क होंगे। तो 1 मार्क के लिए डायग्राम है, छोटी सी डायग्राम है तो अच्छे से ड्रॉ कर लो। तो सेकंड देखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन में एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और दोनों का एडिशन किसके लिए करना है हमें, एक्वियस NaCl के लिए। तो एक्वियस NaCl में एनोड पे क्या होता है, जो 2Cl माइनस होते हैं एक्वियस कंडीशन में लिक्विड में, ये क्या हो जाएंगे Cl2 गैस में क्या होंगे, कब कन्वर्ट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और दूसरा जो वाटर होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को वो यूज़ करेगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा कैथोड पे। इसके साथ साथ 2OH माइनस आयन एक्वियस में सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। तो ये रिएक्शन कैथोड और एनोड के दोनों रिएक्शन को अभी मिला दो। ट्वाइस ऑफ Cl माइनस
एक्वियस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, कौन से कंडीशन में लिक्विड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या फॉर्म होगा, Cl2 गैस एनोड पे, H2 गैस कैथोड पे और ट्वाइस ऑफ OH माइनस एक्वियस सॉल्यूशन में फॉर्म होंगी। सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसे 2 मार्क के, तो दोनों रिएक्शन लिखने, क्या एनोड की, कैथोड की और नेट रिएक्शन भी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द मोल रेशियो। मोल रेशियो का मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है हमें, तो पहले मैथमेटिकल फार्मूला देख ही लेते हैं मोल रेशियो का, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आधा कम हो जाएगा। तो क्या होता है, मोल रेशियो इज इक्वल टू, वैसे तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तब मैंने बताया था आप लोगों को, मोल रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके कितने मोल, मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने मोल प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वो। तो क्या होगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द हाफ सेल हाफ रिएक्शन अपॉन द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन, जो आधी रिएक्शन है उसी के लिए है ये। तो कितने एग्जाम्पल देखो, जैसे Cu2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके क्या बना लिया, Cu। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके कितने मोल है, 1, तो यहाँ ऊपर हम 1 लिखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए, 2, तो इसका मोल रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ऐसे होगा। सेकंड जो हाफ पार्ट है वो क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। हमने सेम टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, बट वहाँ पे हमने क्या है, वेट फाइंड आउट किया था, अभी हमें टाइम फाइंड आउट करना है। प्रोड्यूस व्हेन वेट इज गिवन ऑफ सिल्वर 2.415 ग्राम, इतना दिया है। ओके, पासिंग आई भी दिया है 3 एम्पियर, एज वेल एज मोलर मास भी दिया है फॉर द सिल्वर मेटल, कितना दिया है, 107.9। ओके, तो चलो देखते हैं कि सिल्वर मेटल का कैसे। तो यहाँ पे Ag+ आयन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके Ag में कन्वर्ट होगा। तो इसका मोल रेशियो देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मोल रेशियो कितना आएगा देखो। तो मोल रेशियो, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म कितने, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 1, तो इसका मोल रेशियो कितना होगा, 1 होगा। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है W = IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, ये फॉर्मूला है। सारे वैल्यू हमें पता है। ओके, हमें T चाहिए, तो सारे वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे कर रही हूँ 2.415 इज इक्वल टू I3, T फाइंड आउट करना है, मोल रेशियो 1 आया, मोलर मास 17.9 अपॉन 96500। ओके, अभी ये जो फॉर्मूला है T के लिए यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.415 इंटू 96500, इस साइड डिवाइड था, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, अपॉन 3 इंटू 107.9। ओके, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो T आपको मिलेगा 720 सेकंड, मतलब कितना होगा, 12 मिनट। तो ये हो गया इसका आंसर। कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 720 सेकंड और 12 मिनट। ये जो कैलकुलेशन है डायरेक्ट करो या लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं जो 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई निकेल कैडमियम रेफर टू एज सेकेंडरी सेल। तो निकेल कैडमियम को सेकेंडरी सेल क्यों कहा जाता है, तो ऐसा पूछा है। तो हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला, निकेल कैडमियम सेकेंडरी सेल क्यों है, ये पूछा है। दूसरा, उसका वर्किंग पूछा है निकेल कैडमियम का। और तीसरा, उसका एप्लीकेशन। हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि निकेल कैडमियम को सेकेंडरी सेल क्यों कहा जाता है। द निकेल कैडमियम इज सेकेंडरी सेल बिकॉज इट कैन बी रिचार्ज। इसे हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो सेल रिचार्ज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेल कहा जाता है। इट कैन बी रिचार्ज, सो नोन एज सेकेंडरी
सेल, रिचार्जेबल है इसलिए क्या हो जाएगा ये सेकेंडरी सेल। तो रिचार्जेबल क्यों है? क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, जो कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग द करंट जनरेशन, उनको रीजनरेट किया जाता है। मतलब ये इनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से रिचार्जेबल सेल है, इसीलिए निकेल कैडमियम को सेकेंडरी सेल, निकेल कैडमियम सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन है राइट वर्किंग ऑफ निकेल कैडमियम सेल। तो वर्किंग में हमें कुछ पॉइंट भी लिखने हैं, जैसे कि जो एनोड होता है निकेल कैडमियम का, वो क्या होता है? कैडमियम मेटल। तो एनोड कौन होगा यहाँ पे? कैडमियम मेटल क्या होगा? एनोड होगा निकेल कैडमियम में। जो कैथोड होता है वो क्या होता है? NiO2। NiO2 निकेल के ऊपर उसको कोट किया जाता है। तो NiO2 किसके सरफेस पे कोट होगा? ये निकेल के सरफेस पे, वो क्या होगा? कैथोड होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, मतलब सेल में जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होना चाहिए नेचर में। तो ये तीन चीजें, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड कौन होगा? यहाँ पे कैडमियम मेटल। कैथोड कौन होगा? निकेल सपोर्टेड ऑन द निकेल, NiO2 सपोर्टेड ऑन द निकेल प्लेट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा नेचर में। ये 3 पॉइंट आपको वर्किंग में लिखने हैं। उसके साथ कैथोड एनोड के रिएक्शन लिख के ओवरऑल रिएक्शन लिखनी। तो एनोड कौन है यहाँ पे? कैडमियम है। कौन से कंडीशन में? ये सॉलिड कंडीशन में। जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें से ये OH इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्वियस मतलब सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बन जाता है CdOH ट्वाइस। ये कौन से कंडीशन में हो? सॉलिड, मतलब कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। उसके साथ साथ कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? देखो, कैथोड पे प्रेजेंट होता है NiO2, ये कौन से कंडीशन में? सॉलिड। ट्वाइस ऑफ H2O, ये वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट में यूज होगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ये यूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्मेशन ऑफ NiOH ट्वाइस, ये सॉलिड होगा। ये कैथोड किस पे ये डिपॉजिट करेगा? ये एनोड के सरफेस पे ये डिपॉजिट होगा, और इसके साथ ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो देखो, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसने यूज किए, और इसने 2OH माइनस यूज किया था, इसने क्या किया? रिलीज किया। अभी हमें लिखनी है नेट और ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? एक ने रिलीज किया, दूसरे ने यूज किया। तो क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन? कैडमियम सॉलिड प्लस NiO2 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, एंड फॉर्मेशन ऑफ CdOH ट्वाइस, ये ट्वाइस ब्रैकेट के बाहर चाहिए, ट्वाइस, ये भी सॉलिड कंडीशन में है। एंड दूसरा है निकेल NiOH ट्वाइस, ये भी सॉलिड। ये एनोड पे डिपॉजिट, ये कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ये एनोड पे डिपॉजिट होता है। तो ऐसे ओवरऑल रिएक्शन भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? ये जो दोनों प्रोडक्ट है, दोनों भी सॉलिड है, ये इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोड के सरफेस पे अटैच होते हैं, इसीलिए सेल क्या हो जाता है? डिस्चार्ज होता है, उसे वापस हम रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो कितना होता है? 1.4 वोल्ट। तो ये एक क्वेश्चन में पूछा भी था हमें, 1.4 वोल्ट होता है। एंड दिस बैटरी हैज़ द लॉन्गर लाइफ दैन द अदर ड्राई सेल। अदर ड्राई सेल के कंपैरिजन में इसकी लाइफ क्या है? लॉन्गर लाइफ है। तो ये वर्किंग में आपको लिखना है। एनोड कौन होगा? कैथोड कौन होगा? ये रिएक्शंस, वोल्टेज कितना जनरेट होता है, इतना वर्किंग में लिख दो। अभी हमें देखने हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन मतलब ये सेल कहाँ पे यूज होता है? तो ये ड्राई सेल से थोड़ा बेटर क्वालिटी वाला सेल है। तो देखो ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके जो यूजेस है, सबसे पहला इसका यूज़ है इलेक्ट्रिकल जो वॉचेस होते हैं, उस इलेक्ट्रिकल वॉचेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो हम अभी एप्लीकेशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वॉच, इलेक्ट्रिकल वॉच में यूज़ किया जाएगा इसे। जो कैलकुलेटर होते हैं, तो कैलकुलेटर में भी इसे यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर का जो सेल होता है, उसके साथ साथ जो फोटोग्राफिक इक्विपमेंट होंगे, जो भी फोटोग्राफी में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो फोटोग्राफिक इक्विपमेंट में इसे क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल के। सी द सेकंड क्वेश्चन,
राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी, मैंने शॉर्ट में लिखा मोलर कंडक्टिविटी. कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड NaCl. यहाँ पे मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज दिए Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस की 104, 76.4 एंड 50.1 रिस्पेक्टिवली. ओके, तो चलो पहला हाफ कर लेते हैं. 2 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का पार्ट बाद में करेंगे. पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या देखना है, हमें रिलेशन देखना है. तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो जो कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है K से. तो जो कंडक्टिविटी होगी K से डिनोट किया जाता है. इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये होती है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक भी कह सकते हो. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उसे ही कंडक्टिविटी कहा जाता है. K से इसे डिनोट किया जाता है. इफ़ V इज़ द वॉल्यूम, अगर V वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन की बात यहाँ पे हुई है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो चुका है. वॉल्यूम कितना है उसका, V इतना वॉल्यूम है. तब ये जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाई जाएगी लैम्बडा से. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या है, V is the volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte. तब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसे क्या है, लैम्बडा से दिखाया जाता है. ओके, तो यहाँ पे जो पोर्शन होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन जो होगा वॉल्यूम का इन द कंडक्टेंस K, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, का जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब, हमें वॉल्यूम तो पता नहीं अभी, V सेंटीमीटर K इज KV. मतलब ये हो गई कंडक्टिविटी एंड गिवन वॉल्यूम. तो ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिखा जाता है, लैम्बडा इज इक्वल टू KV, वेयर K इज द कंडक्टिविटी एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 1 मोल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होगा. तो ये हमें फर्स्ट मिला कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, KV. ओके, अभी देखो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का उसे C से दिखाया जाता है. ये होता है मोल पर लीटर में होता है. तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, मोल पर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर है. अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाय 1000 मोल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर भी कह सकते हो. तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कौन से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जिसका हमने वॉल्यूम अज्यूम किया था. तो V मतलब क्या होगा, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, 1000 अपॉन C. तो क्या कर सकते हैं हम, लैम्बडा की वैल्यू को वापस लिख सकते हैं. लैम्बडा हमने क्या लिखा था, लैम्बडा हमने लिखा था KV लिखा था. ओके, अभी V की वैल्यू है आपके पास, K इंटू 1000 डिवाइड बाय C. तो लैम्बडा हम लिख सकते हैं 1000 K डिवाइड बाय C, और यही फॉर्मूला हम कॉन्सेंट्रेशन मतलब लैम्बडा को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते. तो ये फॉर्मूला हो गया जहाँ पे हमने V की वैल्यू क्या की, पुट की. एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का ये क्या है, रिलेशन है. चलो अभी कैलकुलेशन का आधा पार्ट करना बाकी है. तो ये कोलार्च लॉ के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू कोलार्च लॉ क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले CaCl2 की फाइंड आउट करनी है. तो CaCl2 की क्या होगी, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ द Ca2 प्लस आयन प्लस
ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ मोल 2 हो जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। तो चलो हमारे पास वैल्यू है Ca की कितनी है 104 प्लस 2 इंटू Cl की कितनी है 76.4। तो चलो वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 104 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर होगा 256.8 और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हो गया CaCl2 के लिए। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो CaCl2 का ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, अभी हमें दूसरा एक कैलकुलेट करना है NaCl का। तो NaCl का कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे तो लैम्डा ज़ीरो ऑफ NaCl जीरो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इज इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो ऑफ Na प्लस लैम्डा ज़ीरो ऑफ Cl माइनस। Na प्लस की वैल्यू कितनी दी है 50.1 प्लस Cl की वैल्यू कितनी है 76.4। तो ये जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, देखो 4 + 1 5 6 और ये कितना होगा इतना। तो ये आंसर होगा 126.5 यूनिट क्या होगा यहाँ पे पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। शायद पहले में ओहम लिखना रह गया था, ये यूनिट है इसका। तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर द NaCl। तो जब वैल्यू दी होती है तो ऐसे स्प्लिट करके लिखना है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट E0 सेल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वानिक सेल। तो Mg सॉलिड Mg2 + 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज Ag 1 मोलर Ag प्लस Ag सॉलिड एंड दोनों के वैल्यू भी दिए हुए हमें लिखना है। ये जो रिएक्शन होगी उसका सेल रिएक्शन भी लिखना है हमें, और सेल रिएक्शन के साथ साथ हमें क्या करना है यहाँ पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है वो भी बताना है। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास सेल रिएक्शन है तो इससे हम देखते हैं कि हमारा एनोड कौन होगा, मतलब किस पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड कौन होगा। कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन होता है। तो मैं यहाँ यहीं पे दो पार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे Mg सॉलिड क्या हो रहा है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो हो गया ऑक्सीडेशन। Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया Ag सॉलिड, ये क्या हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, तो इस रिएक्शन को हमें 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दोनों रिएक्शन को हम एक साथ क्या कर देंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बन जाएगा Mg सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस फॉर्मेशन ऑफ Mg2+ प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। ये हो गई इस सेल की रिएक्शन। यहाँ पे लिख सकते हो 1 मोलर, यहाँ पे भी लिख सकते हो 1 मोलर। ओके, ये 1 मोलर था और ये भी 1 मोलर था। ओके, तो ये हो गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। अभी हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है E0 ऑफ सेल। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। यहाँ पे कैथोड कौन है हमारा, यहाँ पे कैथोड है हमारा Ag, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ E0 ऑफ Ag, और एनोड कौन है हमारा Mg। तो चलो वैल्यू पुट करो। Ag की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, वैल्यू वैसे के वैसे लेंगे। तो 0.8 माइनस ऑफ -2.37, सो 0.8 प्लस 2.37, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 3.17 वोल्ट। तो देखो E0 की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव है। जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि जो ई सेल की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। तो हम लिखेंगे दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इससे आपको क्या करना है, लिखना है। अगर निगेटिव आती वैल्यू तो नॉट स्पॉन्टेनियस होती, लेकिन वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो क्या आएगा स्पॉन्टेनियस। और ये जो यहाँ का पार्ट है राइट, सेल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये सेल रिएक्शन है,
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन भी कह सकते हो या फिर सेल रिएक्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग इन टर्म्स ऑफ सेल रिएक्शन। कंस्ट्रक्शन हमें लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना और कैथोड कौन है एनोड कौन है ये बताना, मतलब कंस्ट्रक्शन होता है। वर्किंग मतलब कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन, एंड रिजल्ट कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा और सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होंगे, किसके लिए हमें करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड मतलब मोल्टन NaCl। तो चलो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक टैंक होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, टैंक में होगा सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड डिप करने हैं। ओके, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करना है, बैटरी के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा कैथोड, ये बन जाएगा एनोड। ओके, कौन से इलेक्ट्रोड यूज होते हैं यहाँ पे, कार्बन के इलेक्ट्रोड, तो कार्बन कैथोड कार्बन एनोड भी कह सकते हो। ओके, यहाँ पे ये क्या है, फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये डायग्राम ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके, तो Na+ होगा और Cl-, तो Cl यहाँ पे जाएगा Na, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम मेटल क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये Cl2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो चलो देखते हैं क्या है। मोल्टन मतलब फ्यूज। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर। तो चलो एक कंटेनर ले लिया विथ फ्यूज्ड NaCl, उसमें फ्यूज्ड NaCl प्लेस कर दिया। 2 ग्राफाइट रॉड, कार्बन मतलब क्या होता है, ग्राफाइट होता है। 2 ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, डीप कर दिए। कनेक्ट मेटालिक वायर से उसे क्या कर दिया, DC वोल्टेज मतलब बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, द कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज द कैथोड, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल को होगा वो कौन होगा, एनोड होगा। दोनों सेमी इलेक्ट्रोड है, बैटरी का टर्मिनल डिसाइड करेगा कौन कैथोड है और कौन एनोड है। जो निगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड अटैच होगा वो होगा कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच होगा वो होगा एनोड। ये हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। अभी देखना है हमें कि वर्किंग, तो चलो वर्किंग भी देखते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग, तो वर्किंग में क्या होगा, देखो द फ्यूज्ड NaCl मतलब कौन से आयन प्रेजेंट होंगे इसके पास, Na+ एंड Cl-। जैसे ही मेल्ट होगा 2 आयन क्या हो गए, मोबाइल हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पे पोटेंशियल जैसे ही अप्लाइड हुआ उसके बाद क्या होगा, दिस Na+ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन दे मूव टूवर्ड्स, भागने लगते हैं किसके पास, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, क्योंकि अपोजिट क्या होता है, अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज सोडियम प्लस आयन मूव टूवर्ड्स द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड। उसी समय Cl- आयन जो होंगे वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव। क्यों, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तब ये चेंजेस दिखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और निगेटिव चार्ज आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। ये माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आयन का, और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे ये क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो डिस्चार्ज कैसे होंगे, देखो एनोड पे क्या होगा वो हमें देखना है, और कैथोड पे क्या होगा वो भी हमें देखना है। तो एनोड और कैथोड दोनों के हमें रिएक्शंस देखने। तो देखो एनोड पे क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ Cl- जो प्रेजेंट थे लिक्विड फॉर्म में थे, ये क्या हुआ, Cl गैस सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ऐसे और एक Cl गैस फॉर्म हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। तो ये प्राइमरी रिएक्शन। सेकेंडरी क्या होगा, जब ये 2 सिंगुलर क्या होते हैं, Cl गैस जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर Cl2 गैस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर नेट रिएक्शन देखोगे तो 2Cl- लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा क्योंकि अपोजिट साइड में। तो ये रिएक्शन होगी एनोड के। Cl- जो आयन था, 2 Cl- आयन कंबाइन होके लिक्विड से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, Cl2 गैस, और इन्होंने क्या किए, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस ऐसे क्या होंगे, ये कैथोड की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट। ये हो गई रिएक्शन एट द एनोड। तो क्लोरीन जो निगेटिव चार्ज आयन थे, दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड दे डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ
Cl2 गैस। ये रिएक्शन हुई एनोड पे। कैथोड पे क्या हुआ देखो, कैथोड पे जो सोडियम प्लस आयन थे सॉल्यूशन, उन्होंने क्या किया, जो एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये लिक्विड में था, उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और सोडियम सॉलिड कहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। तो कैथोड पे क्या हुआ, ये डिपोजिशन हुआ। तो ये रिएक्शन कैथोड की। अभी हमें नेट रिएक्शन लिखनी है, तो कैथोड की रिएक्शन, सॉरी एनोड की रिएक्शन ऊपर लिखती हूँ मैं, कैथोड की नीचे। तो क्या थी एनोड की रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस लिक्विड फॉर्म में फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 है, मतलब इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस। दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो देखो क्या फॉर्म हुआ, 2Na प्लस 2Cl माइनस फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड। ये गैसियस फॉर्म है। तो ये जो है, ये गैस क्या हुआ, एनोड पे रिलीज हुआ और ये कहाँ पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड के सरफेस पे। तो ये हो गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। अभी रिजल्ट क्या होगा इस इलेक्ट्रोलिसिस का देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो Cl2 गैस रिलीज हो रहा है, ये कौन से कलर का होता है, ये होता है पेल ग्रीन कलर का, दिखता है ये। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पेल ग्रीन Cl2 गैस इज लिबरेटेड ऑन द एनोड, यहाँ से वो बाहर निकलेगा। ओके, और रिलीज ऑन एनोड। यहाँ पे जो मेटल था, सोडियम मेटल, ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो वो कौन से कलर में होता है, वो होता है सिल्वरी वाइट। तो एक क्वेश्चन भी था सिल्वरी वाइट, जिसमें सारे इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट लिखने थे। तो सिल्वरी वाइट सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। तो 2 रिजल्ट मिले कि पेल ग्रीन कलर का Cl2 गैस एनोड पे रिलीज हुआ और सिल्वरी वाइट कलर का सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। बीच का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन कैथोड कौन एनोड कौन इलेक्ट्रोलाइट, एंड रिजल्ट के पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो हमारी क्वेश्चन बैंक थी इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, विथ ऑप्शन 7 मार्क के लिए आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।